बोला था कि काउंट टू 5 एंड इंट्रोस्पेक्ट डीपली। अब एक काउंट टू 5 का इसका दिमाग के अंदर चल रहा है, 1 2 3 4 इसने आउटपुट भी दे दिया, लेकिन देखो सोच कर रहा है, थॉट्स, ह्यूमन, कॉन्शियसनेस, फिनिश्ड, ओके, काउंटिंग, फैसिनेटिंग, कॉन्शियसनेस, चैट, कंप्लीशन, स्टार्टिंग, काउंटिंग, प्लॉट, ये सब कुछ आउटपुट से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पॉज, हाफ वे, हाई, 5 डन, है ना, मिसिपी, इसने आउटपुट दे दिया। लेकिन जो इसके ब्रेन के अंदर चल रहा है, जो उसके थॉट्स हैं, वो ये लाके यहाँ पे बता रहा है। अब देखो, अब आपको ये समझ में आएगा। तो मोस्ट ऑफ द क्लॉड रीजनिंग हैपेंस साइलेंटली एंड इट्स अ न्यूरल वर्कस्पेस दे कॉल्ड जे स्पेस। जे स्पेस ये इसको बुला रहे हैं, इसको जैकोबियन करके स्पेस से। अगर देखो ये हमारे वीडियो का 5वां वीडियो है सीरीज का। अगर आपको वीडियोस देखने ना, तो देखो पहले आप पार्ट 1 खत्म करो, जिसमें हम जीरो टू इंटरप्राइज एआई इंजीनियर की बात कर रहे हैं, पार्ट 1। इसमें मैं बेसिक से कवर किया हूँ कि भाई एआई एजेंट क्या है, आप एआई की जरूरत कब पड़ती है, वर्कफ्लोज क्या होते हैं, एम्बेडिंग्स क्या होती है। फिर आप पार्ट 2 देखो, पार्ट 2 मैंने और उससे डीप कवर किया है। पार्ट 3 देखोगे तो और उससे ज्यादा डीप कवर किया है। पार्ट 4 देखोगे तो उससे और डीप कवर किया है। ये पार्ट 5 है, इसमें सबसे ज्यादा डीप हम जा रहे हैं। ऐसे ऐसे हम हर नेक्स्ट वीडियो में डीप जाते जाएंगे। अगर आपको एक्चुअल में हैंड्स ऑन चाहिए तो आप ये वाला मेरा वीडियो देखो, जहां पे मैं एजेंट कोर यूज कर रहा हूँ और स्टैंड्स यूज कर रहा हूँ। स्टैंड्स फ्रेमवर्क है एक, है ना, जो काफी मार्केट में भी डिमांड है। स्टैंड्स फ्रेमवर्क यूज करके मैं एक एआई एजेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा हूँ, जिसमें मैंने रन टाइम का यूज किया हुआ है, जो एजेंट बेडरॉक कोर का है। मैंने गेटवे बेसिकली एमसीपी का यूज किया हुआ है ना। मैंने इसमें पॉलिसीज का यूज किया हुआ है, मैंने आइडेंटिटी का यूज किया हुआ है, मैंने इसमें नॉलेज बेस का यूज किया हुआ है, मैंने इसमें टूल्स जो बेसिकली लैम्डा से और उससे बना है, मैंने इसका यूज किया। तो आप अगर इसको कंप्लीटली अच्छे से देख लोगे ना, देन यू विल हैव कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हाउ एजेंट को रन्स। इसके बाद से अगर आप एक खुद का सास बनाना चाहते हो, मैंने इसमें कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड बताया है कि आप सास को कैसे बनाओगे। मतलब एक आप लॉन्ग फॉर्म वीडियो दो, जैसे 1 आवर का वीडियो दो, इसको आप शॉर्ट्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, क्या क्या बीच में टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है, कैसे आप ये सॉल्व करोगे। अगर आप खुद का एमसीपी सर्वर बनाना चाहते हो, जो आप कर्सर को खुद सबमिट कर लो और कर्सर देन आपके एमसीपी सर्वर से कनेक्ट करे, आप कोई तरह का बिजनेस हो या स्टार्टअप में काम करते हो, वो अगर बनाना है तो आप ये वाला मेरा वीडियो जरूर देखो। अगर आपको लूप्स एंड इंजीनियरिंग एंड प्रॉम्प्ट समझना है तो प्लीज वॉच दिस वीडियो। अगर आपको फ्रीलांसिंग करके पैसे कमाने हैं विद हेल्प ऑफ एआई, देन आप ये मेरी सारी वीडियो सीरीज देख लो। देखो हाउ स्टार्ट फ्रीलांसिंग ऑन अपवर्क, ये सबसे पहले शुरू करो, एंड देन जो भी आप मतलब $1000 एज अपवर्क कैसे बना सकते हो, क्रोम एक्सटेंशन कैसे बना सकते हो, हाउ मैंने कैसे अपवर्क पे $2.5 लाख कमाया है, मतलब अभी जो $3 लाख लगभग हो गए हैं, तो कैसे कमाया है, ये सब आप कुछ देख सकते हो। बिल्ड क्रोम एक्सटेंशन फ्रॉम रैग ऐप, क्रोम एक्सटेंशन कैसे प्रॉपर्ली बनाओगे, उससे रैग को कैसे ट्रेन करोगे, है ना। बिल्ड रियल क्लाइंट्स ऐप एंड गेट जॉब्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप देख लोगे कि कैसे आप खुद एक्सटेंशन बना लो जो एक्सटेंशन आपके लिए जॉब खोजेगा, मतलब ऐप बना लो। 6 स्टेप गेट क्लाइंट, है ना। ये सारे वीडियोस आप देख सकते हो। इवन आप अगर सिर्फ आप बेडरॉक कोर पे फोकस कर रहे हो तो ये सारे वीडियोस आपको देखने चाहिए, जिससे कि आप हैंड्स ऑन हो जाओ। ये सारे हैंड्स ऑन के वीडियो हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ थ्योरी बनाता हूँ, हैंड्स ऑन वीडियो भी मैंने काफी बनाया है और बनाता रहूंगा। प्लीज वॉच ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो अब देखते हैं कि एजेंट का जो ब्रेन होता है वो कैसे काम करता है, मतलब वो एआई एजेंट कैसे कॉम्प्लेक्स टास्क को ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे पार्ट्स में एंड देन ट्राई टू सॉल्व करता है। तो देखो, ग्रेट एजेंट्स डोंट आंसर इमीडिएटली, दे थिंक, प्लान एंड एक्ट, ठीक है। थिंक, प्लान एंड एक्ट, इसी से ना रिएक्ट बना है, ठीक है। रिएक्ट बहुत जगह आप वर्ड देख रहे होगे, आर फॉर होता है रीजन, है ना, एक्ट फॉर होता है एक्शन। तो ये रिएक्ट एजेंट्स हैं, मतलब वो रिएक्शन रीजन करते हैं देन एक्शन करते हैं। जैसे आप मान लो एक एजेंट आप बनाते हो, ट्रेवल एजेंट, उसमें आप बोलते हो बुक माई वेकेशन, करेक्ट। उसमें आपको डेस्टिनेशन पता करना है कि जाना किधर है, फ्लाइट्स कौन सी आप सेलेक्ट करोगे, आप होटल्स कौन सा लोगे, वेदर कैसा है उस जगह का जहाँ पे आप बुक कर रहे हो, आपका टोटल बजट कितना है। से आप कहते हो मेरा टोटल 5 लाख बजट है, इसमें मुझे वेकेशन की तैयारी करनी है। एक्टिविटीज आप क्या करोगे, आप इटनरीज मतलब खाने पीने रहने का कैसा आपका प्लान होगा टोटली, है ना। तो आप एजेंट इसको कैसे प्रॉपरली थिंक करेगा, सबसे पहले वो गोल समझता है और इंटेंट समझता है। तो इंटेंट्स को प्रॉपर समझो। इंटेंट का मतलब होता है कि जो आप नॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हो, जैसे गिव मी टॉप 10 वीडियोस, है ना, ऑफ एनआईटी मॉन्क, अगर आप ऐसे बोलते हो, है ना, तो वो ये एजेंट क्या करता है, वो समझता है कि कितनी वीडियोस की बात हो रही है। तो काउंट आप निकाल लिया 10, किस पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है, तो भाई टाइप क्या है, सर्च किसके बारे में करना है मुझे, वीडियोस का, और किस चैनल के बारे में बात हो रही है, तो वो भी इंटेंट निकाल लेता है, ये कहता है एनआईटी मॉन्क के बारे में बात हो रही है, करेक्ट। अब ये तीनों अंडरस्टैंडिंग निकालना एक पर्टिकुलर सेंटेंस से इज इंटेंट, यही इंटेंट
मॉडल को हेल्प करता है गोल डिसाइड करने में, टास्क डिसाइड करने में। आप कर्सर पे इवन कुछ प्लान करते हो, वो सेम वे से आपका गोल डिसाइड करता है, आपके टू डूज बनाता है। वो जो टू डूज बनते हैं राइट, वो इंटेंट से ही बनते हैं। आप जो मैसेज में लिखते हो कि मुझे नेक्स्ट जेएस का ऐप बनाना है, तो नेक्स्ट जेएस का ही ऐप क्यों बनाता है? क्योंकि वो इंटेंट आपके इंटेंट से समझता है कि ठीक है आपको नेक्स्ट जेएस का ही ऐप बनाना है, राइट। आप कहते हो नहीं मुझे एचटीएमएल और सीएसएस से ऐप बनाना है, एक लैंडिंग पेज बनाना है, तो वो समझता है कि एचटीएमएल और सीएसएस है, ये इंटेंट है। जो इंटेंट ह्यूमन का है वही इंटेंट एलएलएम समझ जाए कि करना क्या चाहते हैं। दैट इज इंटेंट बेसिकली, है ना। तो अंडरस्टैंडिंग द गोल और इंटेंट, व्हाट डज यूजर रियली वांट, एक्सट्रैक्टिंग द कॉन्स्टेंट। अब मैं ये जो कॉन्स्टेंट है कि भाई काउंट निकालना इज ए कॉन्स्टेंट, टाइप कौन सा है वीडियोस का, चैनल कौन सा है नेटिव, दिस इज कॉन्स्टेंट। अगर आप होटल की बात करेंगे या ट्रिप प्लानिंग की बात करेंगे, तो क्या आपका बजट है, किस डेट पे जाना है, क्या प्रेफरेंस एक्सेट्रा, दिस इज कंस्ट्रेंट। इंटेंट निकालेगा एजेंट, राइट। आइडेंटिफाई मिसिंग इन्फॉर्मेशन, व्हाट डू आई नीड टू फाइंड आउट। अब उसे करना क्या है, उसे होटल बुक करना है, उसे इटरनरी फिगर आउट करना है, उसे बजट का ख्याल रखना है। दैट इज मिसिंग इन्फॉर्मेशन दैट इट हैज टू फिगर आउट इटसेल्फ बाय वर्किंग विद मल्टीपल एजेंट्स। अब ब्रेक इनटू सब टास्क। हमेशा देखोगे ना, कर्सर को जब बड़ा ऐप बनाने को देते हो या क्लाउड कोड को देते हो, तो हमेशा उसको टू डूज बना देते हैं। मतलब बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देते हैं। उन टास्क को डिफरेंट एजेंट्स को पैरेलली एग्जीक्यूशन के लिए दे देते हैं, वो अपना एग्जीक्यूट करने लगता है, सीक्वेंसली एग्जीक्यूशन के लिए देते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली वो अभी सीक्वेंसली एग्जीक्यूशन के लिए देते हैं, ठीक है। प्रायोरिटाइज टास्क, व्हाट शुड बी डन फर्स्ट, क्रिएट एग्जीक्यूशन प्लान, ऑर्डर और डिपेंडेंसी बनाते हैं पूरा, एग्जीक्यूट स्टेप बाय स्टेप, यूज टूल्स, मेमोरी, नॉलेज। जो हमने टूल्स बना के दिए हैं, जो HTTP रिक्वेस्ट है, DynamoDB है, उन टूल्स का वो यूटिलाइज करना शुरू करते हैं एंड देन रिटर्न फाइनल रिजल्ट करते हैं। तो अब वापस आते हैं, तो की कैपेबिलिटीज क्या है भाई, कि देखो इंटेंट अंडरस्टैंडिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर इंटेंट आपका मॉडल नहीं, आपका एजेंट नहीं समझ सकता, अगर आपका सिस्टम प्रॉम्प्ट जो डिज़ाइन है आपने किसी मॉडल में दिया हुआ है, यूजर प्रॉम्प्ट डिफाइंड है, या फिर स्किल्स जिसकी हमने पिछली वीडियो में खूब बात करी है, स्किल्स अगर डिफाइंड है, तो अगर वो इंटेंट नहीं समझ सकता यूजर क्या पूछ रहा है, देन मॉडल बेकार है। आपके पास कितना भी कॉन्टेक्स्ट हो, कितना भी नॉलेज बेस हो, कितने भी टूल्स आपके पास अटैच्ड हो, अगर आप इंटेंट नहीं समझ सकते यूजर का, तो पूरा सब कुछ बेकार है। अगर आप ट्राई करोगे कर्सर से इंटेंट अंडरस्टैंडिंग बनाने का, तो कर्सर क्या करेगा पता है, वो एक ना सेट ऑफ कीवर्ड्स बनाता जाएगा और उनसे हैश मैप बनाएगा, और उस मैप से वो फिगर आउट करेगा कि किस कीवर्ड पे कौन से एजेंट को फायर करना है, जबकि वो बिल्कुल गलत है। हमें ऐसा करना है, हमें खुद उस LLM से इंटेंट अंडरस्टैंडिंग करनी है, हमें एक स्कोर बनाना है, हमें एक सेट ऑफ स्कोर बनाना है कि इस स्कोर पे, मान लो 1 से लेकर 0 तक स्कोर बनाओ, इस स्कोर में किस स्कोर के अंदर वो इंटेंट आ रहा है, किस टाइप का इंटेंट आ रहा है, उसके बाद नेक्स्ट एजेंट सेट ऑफ टास्क को हिट करो, है ना। कॉन्सेप्ट एक्सट्रैक्शन भी देखो, डिपेंडेंसी मैपिंग, टास्क डिकम्पोजिशन, प्रायोरिटाइजेशन, एडॉप्टिंग प्लानिंग, टूल गवर्नेंस, ये सारा की कैपेबिलिटीज हैं जो हमें एंटरप्राइज एप्लीकेशन में यूज करना पड़ता है ना। कॉन्स्टेंट एक्सट्रैक्शन मैंने बताया कि कैसे कंस्टेंट निकालोगे, उसका क्या कहते हैं, एक जो यूजर ने वो दिया है, जो इंटेंट जो यूजर ने मैसेज भेजा है, उसकी डिपेंडेंसी किससे किससे है, वो कैसे फिगर आउट करोगे। टास्क को डिकम्पोज, मतलब एक छोटे से टास्क को, मतलब या एक बड़े टास्क को कैसे मल्टीपल टू डूज लिस्ट में डिवाइड करोगे। अगर आप ये कर ले गए, मल्टीपल टू डूज में डिवाइड कर ले गए, देन आपका एजेंट, दूसरा एजेंट कीप ऑन पिकिंग द टास्क एंड कीप ऑन वर्किंग ऑन इट। प्रायोरिटाइज कैसे करोगे, एक टास्क दो दूसरे टास्क की डिपेंडेंस है, तो मान लो अगर आपका एक एजेंट है, मतलब आप एक सुपरवाइजर एजेंट है और सुपरवाइजर पैटर्न पे चल रहा है, ये सब मैंने पिछली वीडियो में बात किया हुआ है, और अगर आपके पास A1, A2, A3 एजेंट्स हैं, राइट, और आपने इस सुपरवाइजर ने टास्क T1, टास्क T2, टास्क T3 बना दिया, और इसने सबको दे दिया, T1 को दे दिया, T2 को दे दिया, T3 को दे दिया, टास्क डिकम्पोज हो गए। बट जो आउटपुट इसका आएगा, मान लो आउटपुट OP1 आ गया, इसका आउटपुट OP2 आ गया, OP3 आ गया। अब हमें ये भी मेक श्योर करना है ना कि इसको हम मर्ज प्रॉपर्ली कैसे करेंगे। हम इसके अगर तीनों एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं, तो कैसे एक दूसरे के साथ मर्ज, तीनों मर्ज होके आएंगे, है ना। प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, ऑर्डर बिल्कुल मैटर करता है। एडॉप्टिव प्लानिंग, रिप्लान व्हेन नीडेड, मतलब आप पता है, आप एजेंट्स को ऐसे बना सकते हो ना कि एक एजेंट A1 है, तो ये एजेंट अपना मतलब खुद फीडबैक लेगा, ठीक है। अगर इसका फीडबैक खराब होगा तो खुद अपना आउटपुट अपडेट करेगा प्रोसेस करके, राइट। यही है काइंड ऑफ रीप्लानिंग, एडॉप्टिव रीप्लानिंग।
टूल अवेयरनेस का मतलब है कि अगर मान लो इवन आपके पास सुपरवाइजर एजेंट है, ठीक है ना, सुपरवाइजर एजेंट है और उस सुपरवाइजर एजेंट के साथ एजेंट 1, एजेंट 2 और एजेंट 3 कनेक्टेड है, ये सारे एजेंट के पास अपने खुद के एमसीपी सर्वर हो सकते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में बात किया है। इनके साथ टूल्स हो सकते हैं, ठीक है, इन सब के साथ एमसीपी सर्वर हो सकता है, इन सब के साथ नॉलेज बेस हो सकता है, एजेंट 1 के साथ, एजेंट 3 के साथ, इसके साथ भी नॉलेज बेस हो सकता है, इसके साथ भी एमसीपी हो सकता है, करेक्ट, इसके साथ भी टूल्स हो सकते हैं T4, T5। अब हमें मेक श्योर करना है कि इन टूल्स को हम प्रॉपर डिस्क्रिप्शन और टाइटल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इसमें हम प्रॉपर आउटपुट स्ट्रक्चर, आउटपुट और स्कीमा डिफाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ये बहुत ही जरूरी है कि टूल अवेयरनेस की, विच टूल टू यूज, राइट। एंटरप्राइज मैपिंग में क्या होता है कि भाई पहले प्लानर नोड होता है जो हम लैंग्राफ से बनाते हैं। लैंग्राफ और लैंगशेप दोनों डिफरेंट काइंड ऑफ एक ही है, बट लैंग्राफ का फंडामेंटल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक लैंगचेन है। तो लैंगचेन से लैंग्राफ बनता है। तो लैंगचेन में प्रॉम्प्ट्स आते हैं, टूल्स आते हैं, लैंग्राफ में ऑर्केस्ट्रेशन आता है, एक कंप्लीट वर्कफ्लो आता है, राइट। अब उसी से स्टेट ग्राफ बनता है, एक जो स्टेट मेंटेन करता है, मतलब एक एजेंट को दूसरे एजेंट का एग्जैक्ट स्टेट पता होता है कि वो क्या कर रहा है अभी। रन टाइम मेमोरी की अगर बात करोगे तो एजेंट कोर के पास भी है, एजेंट कोर रन टाइम के पास, कि आप जो एजेंट बनाते हो उसे डिप्लॉय कर दो, वो अपना रन करता रहेगा, या तो आप जिप मॉडल में जाओ या फिर आप डॉकर मॉडल में जाओ, ठीक है। चेक पॉइंट और रिकवरी भी होती है जो मॉडल्स होते हैं। अब इससे बेनिफिट क्या होती है, ये टोटल इंटरप्राइज लेवल का बात है। यहाँ पे हम ऐसा नहीं बात कर रहे हैं कि हमने भाई एक ये एजेंट लिया और उसमें एक प्रॉम्प्ट बना दिया और इनपुट दे दिया, आउटपुट आ गया। हम यहाँ यही बात करें कि इंटरप्राइज लेवल में कैसी चीजें होती हैं। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि हेलुसिनेशन रिड्यूस होता है, ठीक है, हैंडल कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी स्टेप टास्क, स्केलेबल एंड मेंटेनेबल होता है, इजी टू ऑब्जर्व एंड टेस्ट एंड डिबग, ठीक है, फॉर द टीम। फिर आते हैं हम रीजनिंग पैटर्न देखने के लिए कि रीजनिंग पैटर्न इन एजेंट में क्या क्या होता है। लेट्स टॉक अबाउट रीजनिंग पैटर्न्स। अब एआई एजेंट के अंदर रीजनिंग पैटर्न्स कैसे कैसे होते हैं। तो देखो, डिफरेंट प्रॉब्लम्स नीड डिफरेंट थिंकिंग स्ट्रेटजी। अब मान लो पहले रिएक्ट समझो, तो रिएक्ट का मतलब होता है थिंक एंड एक्ट ऑब्जर्व। अगर मैं आपसे बोलूं, एआई एजेंट से पूछूं, लाइक चैट जीपीटी से पूछूं कि भाई व्हाट्स वेदर इन न्यू दिल्ली, अगर मैं ऐसे बोलता हूं इसको, तो इसे क्या करना चाहिए। यूजुअली इसके पास देखो वेदर की इन्फॉर्मेशन तो होगी नहीं, क्योंकि एलएलएम ऑलरेडी ट्रेंड हो चुका है, राइट। तो ये क्या करेगा, किसी टूल को यूज करेगा। लेकिन ये इसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे एक टूल यूज करना पड़ेगा, करेक्ट। एंड देन वो टूल एपीआई कॉल, वेदर एपीआई कॉल, इसे रिटर्न करेगी कि भाई देखो बारिश का मौसम है ना, रेन हो सकता है। तो ये क्या करेगा, वही उस चीज को ऑब्जर्व करेगा, उस चीज को मतलब पहले थिंक करेगा, ऑब्जर्व करेगा, फिर एक्ट करेगा। ये जो प्रोसेस हुआ, इसी को रिएक्ट बोलते हैं। ये हर एक एजेंट करता है, मतलब ये बहुत ही बेसिक पैटर्न है, थिंक, एक्ट एंड ऑब्जर्व। लाइक पहले थिंक करेगा, फिर एक्ट करेगा, टूल कॉल करेगा, फिर ऑब्जर्व करेगा। तो बेस्ट फॉर जनरल टास्क, टूल यूसेज, है ना, सिंपल टू इम्प्लीमेंट, वर्क्स विद एनी टूल्स, गुड फॉर डायनेमिक टास्क, कैंट लूप टू लॉन्ग, मेक टू रॉन्ग एक्शंस, may take wrong action and no go beyond। ये एक रिएक्ट पैटर्न है जिसमें यूज मॉडल पहले आपके इंटेंट को समझता है, देन टूल्स को कॉल करता है, और देन जो रिस्पॉन्स आता है उसको ऑब्जर्व करके आपको वापस लाके रिस्पॉन्स दे देता है। देन देयर इज प्लान एंड एग्जीक्यूट, प्लान फर्स्ट एंड देन एग्जीक्यूट। इसके पहले जब हम बात कर रहे थे कि हमें एक ट्रिप प्लान करना है, जैसे जापान के लिए। अब जापान का जब हम ट्रिप प्लान करेंगे, राइट, तो हम जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे, राइट, फिर उसके बाद होटल्स लेंगे, फिर उस होटल्स में देखेंगे सारे अम्यूनिटीज अवेलेबल है कि नहीं है ना, अम्यूनिटीज अवेलेबल हो जाएंगे, इटरनरी देखेंगे कि हमारे लिए खाना वाने का सब व्यवस्था है कि नहीं, फिर हमारे लिए बस की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, फिर हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट का एवरी मीडियम है वो अवेलेबल है कि नहीं। वो सारा कुछ प्लान करना पड़ता है, देन एग्जीक्यूट करना पड़ता है। दैट इज प्लान एंड स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन। तो ये काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो के लिए काम आता है, एंड इट इज मल्टी स्टेप टास्क, लॉन्ग होराइजन गोल्स के लिए ऐसे पैटर्न का यूज होता है जहां पे एक पूरी प्लानिंग होती है। जैसे कर्सर इसको काफी अच्छे से यूज करता है, क्लाउड कोड इसको यूज करता है, मैनस इसको यूज करता है, बोल्ट इसको यूज करता है। अच्छे से प्लान करते हैं, देन एग्जीक्यूट करते हैं। एंड दिस इज बेटर स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल, रिड्यूस अननेसेसरी स्टेप्स को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि जब प्लानिंग हो जाएगी तो अननेसेसरी स्टेप लेने की जरूरत ही नहीं है। और फिर क्या होगा कि हमारा जो मॉडल होगा उसको
हेलुसिनेट होने की भी जरूरत नहीं है अगर आपने टूल्स प्रॉपर्ली और नॉलेज बेस और स्किल्स प्रॉपर्ली फाइंड किए हैं तो। इजी टू मॉनिटर प्रोग्रेस है इनका, है ना। प्लान मे बी रॉन्ग, है ना। हार्ड टू हैंडल चेंज मिड वे एंड हायर इनिशियली प्लानिंग कॉस्ट, ये आपका ये पैटर्न है। तीसरा आपका रिफ्लेक्शन है। अब क्रिटिक एंड इंप्रूव। अब इमेजिन करो कि आप कोड लिख रहे हो, है ना। कोड लिखते हो, कोड लिखने के बाद मान लो आपको फिगर आउट होता है कि इस पर्टिकुलर लाइन में बग है, आप खुद ही लिखते टाइम फिगर आउट कर लेते हो कि बग है, और देन आप जाके उस बग को फिक्स करते हो, देन आप फिर से कोड को रन करते हो। आप मतलब एक भी हो सकता है कोड के रन करने के बाद आपको बग मिले, तो आप बग कैसे भी फिगर आउट करो, लेकिन आप अगर उसे सॉल्व कर ले रहे हो, वही रिफ्लेक्शन का पार्ट है। क्रिटिक करना एंड रिव्यू करना एंड देन उसे सॉल्व करें, दैट इज रिफ्लेक्शन। ये एजेंट यही चीज करता है। आपका क्रिटिक ये पैटर्न, रिफ्लेक्शन पैटर्न, मतलब क्रिटिक करता है और खुद इंप्रूव करता है, अपने ही किए हुए टास्क को क्रिटिक करना है देन उसको इंप्रूव करना, इज रिफ्लेक्शन। ये पैटर्न है ये एजेंट का, ठीक है। अब इससे क्वालिटी इंप्रूवमेंट होती है, फैक्चुअल एक्यूरेसी मिलती है विद दिस काइंड ऑफ पैटर्न। इंप्रूव रिलायबिलिटी, कैचेस मिस्टेक, बेटर फाइनल आंसर, है ना। एक्स्ट्रा एलएम कॉल जरूर होती है, क्योंकि जब आप रिव्यू वाला निकालोगे, मतलब एक एजेंट खुद अपने किए हुए टास्क को वापस से एलएम आपको अपने आप को खुद को लाएगा, तो टोकन यूसेज तो बढ़ेगा ही, तो कॉस्ट तो बढ़ेगा, बेटर क्वालिटी हो जाएगी जो आउटपुट आ रही है ना। कैन ओवर क्रिटिसाइज ऑल्सो, अगर आप इस चीज को मेंटेन नहीं करोगे, मतलब देयर हैज टू बी ए स्कोर कि आप कितने स्कोर पे रोकना चाहते हो, कब कब तक आपका ये लूप चलना चाहिए कि भाई जो आपने जो एलएलएम में रिस्पॉन्ड दिया है वो वापस आपके पास जाए, एलएलएम के पास जाए एंड देन रिटर्न है, और ये क्रिटिक और रिव्यू प्रोसेस चलता रहे कब तक, उसका आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि मान लो जैसे 95% तक अगर बेहतर रिजल्ट आए तो आप लूप को रोक दो, 99% तक आए रिजल्ट आए तो लूप को रोक लो, दिस इज रिफ्लेक्शन। अब एक अदर पैटर्न है ट्री ऑफ थॉट्स, है ना। यहाँ पे है एक्सप्लोर मल्टीपल पाथ्स। अब प्रॉब्लम है इसको कैसे कैसे मल्टीपल पाथ्स में हम जा सकते हैं। अब इसको समझने के लिए आप जैसे मान लो चेस बोर्ड होता है, करेक्ट। चेस बोर्ड में जब भी आपके पास कोई भी मान लो ये हाथी है या घोड़ा है या ऊंट है, आपको जो स्टेप चलना होता है, तो आप हाथी को भी लेके देखते हो कि हाथी कहाँ से क्या कर सकता है, आप घोड़े को भी लेके देखते हो कहाँ से कहाँ जा सकता है, आप ऊंट को भी देखते हो कि कहाँ से कहाँ जा सकता है, आप क्वीन को भी देखते हो कि कहाँ से कहाँ इसको हम रख सकते हैं। ये थॉट 1 हो गया, ये थॉट 2 हो गया, ये थॉट 3 हो गया, ये थॉट 4 हो गया, ये मल्टीपल थॉट्स हो गया, ये ट्री ऑफ थॉट है। अब इसमें से आप सबसे जो बेहतर थॉट है, मान लो T3 सबसे बेहतर थॉट है, घोड़े को चलना इस टाइम पे सबसे बेहतर है, तो आप उसी चलते हो, आप T3 टास्क को ही एक्सेप्ट करते हो। वैसे ही एलएलएम भी करता है, वैसे ही एजेंट भी करता है। तो ये रीजनिंग हार्ड करती है, ऑप्टिमाइजेशन और एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी, मल्टीपल पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करता है, जो उसमें बेस्ट पॉसिबिलिटी होती है उसको एक्सेप्ट करता है। तो टू फाइंड बेटर सोल्यूशन, हैंडल्स अनसर्टेनिटी, ग्रैंड फॉर एक्सप्लोरेशन। आप ऐसे समझने के लिए हमेशा चेस के बारे में बताओ, कैसे आप ट्री ऑफ थॉट्स बनाते हो और आगे बढ़ते हो। बिल्कुल हाई कंपटीशन टास्क कास्ट तो हो ही जाएगा, कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट है ही, क्योंकि आपको वो मल्टीपल पास बनाने पड़ेंगे, आपको हर एजेंट्स को और मल्टीपल एजेंट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे, उनके प्रॉम्प्ट्स और स्किल्स बनाने पड़ेंगे, जिससे कि एक प्रॉब्लम देने पे, मान लो अगर रिसर्च का ही प्रॉब्लम दे दी उसे कि जाओ इस टॉपिक पे रिसर्च करो, तो किन किन डिफरेंट टूल पे रिसर्च करेगा, कैसे उस टूल्स को सिलेक्ट करेगा कि ठीक है मैं विकिपीडिया पहले रिसर्च करूँ या गूगल पे कर लूँ या फिर किसी और थर्ड पार्टी पे रिसर्च करके ले आऊँ। तो कॉस्ट तो ज्यादा होगा ट्री ऑफ थॉट का। सेल्फ कंसिस्टेंसी का मतलब है कि मल्टीपल अटेम्प्ट एंड देन ट्राई टू फिगर आउट कि कौन सा सबसे बेहतर ऑप्शन है। अब इमेजिन करो कि आप 5 स्टूडेंट हैं, है ना। 5 स्टूडेंट को ना एक मैथ का प्रॉब्लम दे दो। अब मैथ के प्रॉब्लम को 5 स्टूडेंट सॉल्व करके लाते हैं। 4 स्टूडेंट्स का सबसे आंसर सबका सिमिलर होता है, 4 स्टूडेंट जो होते हैं उनका आंसर सिमिलर होता है, एक का सिमिलर नहीं होता है। तो जो चारों का जो सबसे सिमिलर आंसर होगा, उस आंसर को आप बेटर मानोगे, सबसे बेस्ट आंसर मानोगे, क्योंकि 5 में से 4 स्टूडेंट ने सेम आंसर लेकर आए। वही सेल्फ कंसिस्टेंसी एलएलएम रीजनिंग के लिए करता है। ये है आपका, देखो ट्राई 1 करता है, 2 करता है, 3, 4, 5, और जो मेजॉरिटी बेस्ट करती है उसे आउटपुट लेके आता है और उसे आगे देता है। तो ये रीजनिंग टास्क है, मैथ कोडिंग व्हेन एक्यूरेसी मैटर्स, तब इस तरह के पैटर्न्स को हम यूज करते हैं, है ना। ये मोर एक्यूरेट रिजल्ट देता है, रिड्यूस रैंडमनेस करता है, क्योंकि जब जितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी अच्छी है, मतलब 5 में से 4 बेहतर रिजल्ट लेकर आ रहे हैं, तो 4 वाला हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ऑप्शन यही है प्रोबेबिलिटी कि हमें सबसे बेस्ट नियर टू 1
प्रोबेबिलिटी बन रही है, सो दैट रैंडमनेस खत्म हो जाएगी। मतलब हमारे पास ऐसा नहीं होगा कि हर बार आंसर आएगा तो हमारा बेहतर आंसर नहीं आएगा, रोबस्ट हेलुसिनेशन के लिए रोबस्ट होगा डेफिनेटली। ये सारे जो आगे के हमारे पैटर्न्स बन रहे हैं, दे आर मोर कॉस्टली बट मोर इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग बेटर एंटरप्राइज एआई एजेंट। अब अगर देखोगे अब ये रियल एजेंट मैप बिल्डिंग में कैसे काम आते हैं, तो रिएक्ट आपने समझा है कि रिएक्ट का मतलब होता है रीजन पर एक्ट, थिंक एक्ट ऑब्जर्व। ऐसे हम वेदर का एग्जांपल ले लेते हैं, तो डिफॉल्ट फॉर मोस्ट असिस्टेंट ये चैट सपोर्ट डेव इस जगह पे रिएक्ट वाला पैटर्न चलता है। प्लान एंड एग्जीक्यूट, जो हम ट्रेवल का पूरा बात कर रहे थे कि हमें जापान जाना है, उससे ट्रेवल करना है, उसमें मुझे फ्लाइट्स लेनी है एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उस तरह के हम पैटर्न में प्लान एंड एग्जीक्यूट का रीजनिंग पैटर्न यूज करते हैं। रिसर्च, मल्टी स्टेप ऑटोमेशन। रिफ्लेक्शन, जैसे मान लो कि हमें कंप्लायंस का कोई डेटा हो, कोई एनालिटिक्स डेटा बना, उसको चेक करना है कि जो एक्सेल शीट से डेटा दिया गया है उसका मैंने एक रिपोर्ट बनाया है, वो रिपोर्ट ठीक है कि नहीं है, तब तो हम रिफ्लेक्शन की जरूरत करते हैं। जहाँ पे हमको याद है, आपको याद है जहाँ पे हमने कोड के बारे में बात किया था, कोड खुद लिख रहे हैं, उसमें बग फिगर आउट हुआ तो फिर बग को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। डेटा एनालिसिस जो अभी मैं बता रहा था, कोड रिव्यू, आप समझ ही रहे हो। ट्री ऑफ थॉट, ट्री ऑफ थॉट का मतलब है जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं एक स्ट्रैटेजी, मल्टीपल स्ट्रैटेजी फॉलो करने के लिए, लेकिन उसमें से हम बेस्ट स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमारा चेस का ऑप्शन होता है, तो ट्री ऑफ थॉट ऐसा पैटर्न है जिसमें जैसे जहाँ पे हमें स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़े, जहाँ पे हमें कुछ ऑप्टिमाइज करना हो, जहाँ पे हमें व्हाट इफ एनालिसिस करनी हो, वहाँ पे ट्री ऑफ थॉट जैसे रीजनिंग पैटर्न का हमें यूज करना चाहिए एजेंट में। सेल्फ कंसिस्टेंसी का यूज तब करेंगे जब मैथ का प्रॉब्लम हो, कोडिंग हो, एक्सट्रैक्टिव क्यूए हो, वैसी जगह पे सेल्फ कंसिस्टेंसी जहाँ पे आप मल्टीपल एजेंट से एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोलो और 10 में से 6 एजेंट लाके बोल रहे हैं, 7 एजेंट लाके बोल रहे हैं कि ये आंसर होना चाहिए, दैट आंसर विल बी परफेक्ट आंसर फॉर द यूजर एंड द आउटपुट। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे लैंग्राफ में, तो भाई देखो स्टार्ट है, आप मेरा एक वीडियो जरूर देख लेना जो लैंग्राफ पे है और एजेंट बेडरॉक और स्टैंड से, वो उस पर ये सब मैंने डिस्कस किया हुआ है। प्लानर है एलएलएम, डिसाइड नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, टूल रिट्रीव मेमोरी से लाता है, एलएलएम से रीजन का लिंक करता है, अपडेट स्टेट करता है। दिस इज द लूप अंटिल वी अचीव द टास्क। तो यूज स्टेट ग्राफ, कंडीशनल एजेस, लूप्स, इंटरप्ट्स, चेक पॉइंटर्स एंड ह्यूमन लूप फॉर द रिलायबिलिटी फॉर बेटर आंसर। अब देखो हमेशा मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि जब भी आपको एजेंट बनाना है तो हमेशा आप बेसिक से ही स्टार्ट करो, आप हमेशा ही बेसिक से स्टार्ट करो। तो आप पहले रिएक्ट पैटर्न से जाओ, अगर रिएक्ट पैटर्न आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर देता तो बेहतर है, अगर नहीं देन ऐड प्लानिंग और कॉम्प्लेक्सिटी और ऐड करो, देन रिफ्लेक्शन ऐड करो फॉर बेटर क्वालिटी, देन एक्सप्लोरेशन। अब अगर अनश्योर हो रहे हो देन आप ऑलवेज मेजर और इटरेट करते जाओ। इस तरह से ना आप उस सारे पैटर्न्स को ट्राई कर सकते हो, बट स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं कि आप इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन में आ रहे हो तो आप सीधे सेल्फ कंसिस्टेंसी से स्टार्ट कर दो। You have to start with React, with a very basic one, right? And then keep moving forward. ठीक है? देखो प्लानिंग एंड ग्राफ का देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि देखो इंस्टेड ऑफ प्रॉम्प्ट्स यू हैव टू हैव प्लानिंग ग्राफ्स। अब प्लानिंग ग्राफ्स को समझो। प्रॉम्प्ट में क्या होता है कि भाई आपके पास एक यूजर है, उसने प्रॉम्प्ट दिया और एलएलएम के पास गया और आंसर आएगा। दिस इज अ वेरी बेसिक ट्रेडिशनल प्रॉम्प्ट फ्लो, राइट? अगर हम ग्राफ की बात करेंगे, जो प्लानिंग ग्राफ बनती है एंटरप्राइज लेवल पे, तो उसमें यूजर आया, देयर वुड बी अ प्लानर, एक एलएलएम होगा जो प्लान करेगा कि ये या तो ये प्लानर होगा या सुपरवाइजर एजेंट होगा, किसको ये रिक्वेस्ट भेजनी है, किस एजेंट को पास ही जाएगा या फिर किस स्मॉलर मॉडल के पास जाएगा। देयर इज अ डिसीजन नोड जो डिसाइड करता है। देन देयर विल बी एक्शन एंड टूल कॉल जो हमने रिएक्ट में बात करी थी। देन देयर इज अपडेट स्टेट एंड देन नेक्स्ट डिसीजन विल बी टेकन। और ऐसे करके स्टेटफुल, ऑब्जर्वेबल, रिलायबल, स्केलेबल एंड सपोर्टेबल मेमोरी टूल्स एंड ह्यूमंस एंड मल्टी एजेंट वाला हम प्लानिंग ग्राफ बना के देंगे, राइट? अब अगर देखो ये जो कनेक्शंस है ना, इसको एजेस बोलो, राइट? अब ये एजेस कैसे कनेक्ट होते हैं? अब मान लो आपका सिंपल एजेंट है ना, एक से एजेंट से दूसरे एजेंट को कनेक्ट करता है, एक टूल से दूसरे टूल को कनेक्ट करता है, या एक एजेंट से नॉलेज बेस को कनेक्ट करता है, इसको एजेस बोल देते हैं। कंडीशनल एजेंट में होते हैं इफ एल्स केस चलता है कि मान लो अगर ये एजेंट ने ये काम किया तो आगे कंडीशन मैंने लगा दी कि दूसरा ट्रू होगा या फॉल्स होगा तो किसके पास जाएगा, कंडीशनल एज हो गया। लूप एज हो गया, एक एजेंट तब तक फीडबैक लूप में काम करता रहेगा जब तक उसको अच्छे से आंसर नहीं मिल जाता। देयर इज ऑल्सो इंटरप्ट एज भी अवेलेबल है जो किसी एक लूप को रोकने के काम आए, किसी एक सर्टेन पाइथन या सर्टेन कोड को वो रोकने के काम आए, किसी एजेंट के रिस्पॉन्स को काम आए। एंड इफ एपीआई फेल्स
retire to 3 times for example, है ना, then fall back to cache data and if still fails then human। अब देख लो ना, तो सबसे पहले अगर मान लो एपीआई फेल हुई, ठीक है, तो उसको 3 बार रिट्राई करो, ऐसा इंटरप्राइज में बनाते हैं। अगर यहाँ पे भी फेल हो गए देन कैश रिटर्न कर दो, और यहीं फेल हुए तो फिर रिटर्न कर दो ह्यूमन के पास। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमें 20 लाख का रिफंड करना है या 20 लाख रुपए का बैंक ट्रांसफर करना है, देन कैसे ये प्रोसेस चलेगा, ठीक है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की पहले हम ये देख लेते हैं एनाटॉमी ऑफ प्लानिंग ग्राफ। अब इसमें देखो स्टार्ट होता है, यहाँ पे प्लानर होता है जो अंडरस्टैंड गोल करता है, जो आपका गोल है उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। विदाउट इंटेंट अंडरस्टैंड करना, गोल अंडरस्टैंड करना, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, राइट। अब कंडीशन रूल की जगह पे डिसीजन ट्री में चला जाता है कि इसके बाद आगे क्या करना है, करेक्ट। आपने अब इसके पहले देखा होगा कि कैसे हमने वो ट्री पाथ बनाया था, कैसे हम जब चेस खेलते हैं तो कैसे डिसीजन लेते हैं। तो भाई पाथ ई में जाएगा, क्या हमें टूल कॉल को एग्जीक्यूट करना है, क्या हमें नॉलेज बेस डेटा लाना है, क्या हमें ह्यूमन का अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद से वो एजेंट की स्टेट को अपडेट करता है, उस स्टेट को अपडेट करने के बाद हमारा जो चीज अचीवेबल है वो अचीव होता है। तो ये बेसिकली एक सेट ऑफ आर्किटेक्चर कैसे हमारे प्लानिंग ग्राफ्स, मतलब एजेंट के प्लानिंग ग्राफ्स वर्क करते हैं, करेक्ट। ऐसी इंटरप्राइज एप्लीकेशन बनती है, राइट। क्योंकि हर एक जगह पे हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि जो एरर की पॉसिबिलिटी, क्योंकि एलएलएम होते हैं वो प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं, हमेशा ये याद रखना होता है कि एलएलएम आर प्रोबेबिलिस्टिक नॉट डिटर्मिनिस्टिक, so they will do mistakes, we have to make sure कि मिस्टेक्स दोबारा ना करें। there is a node, do something, edge, transition, करेक्ट, कि भाई ट्रू फॉल्स है, पाथ 1 पाथ 2 पाथ 3 पे जाएगा। स्टेट जो शेयर्ड मेमोरी स्टोर करता है, मतलब एक एजेंट से दूसरे एजेंट में अगर चीजें गई हैं तो एक स्टेट मेंटेन हो जाएगा कि ये पर्टिकुलर कॉल एक हमारे डेटा में कहीं स्टोर है और इसके लिए हुआ क्या था, किसी एक एजेंट ने क्या रिप्लाई किया था। मान लो हमारे पास एक स्टेट मेंटेन है डायनामोडीबी में, ठीक है ना, डायनामोडीबी में। अब हमारा एक एजेंट ही है, एक एजेंट है, 3 एजेंट है ना, एजेंट 1, एजेंट 2, एजेंट 3। अब ये तीनों स्टेट यहाँ मेंटेन अपडेट करते हैं। तो अगर कोई भी एजेंट अपने जगह पे काम करता है, कोई एरर देता है, तो वो डायनामोडीबी डेटा ले सकते हैं। मतलब इसके बीच में एक टूल्स रहेगा जो डायनामोडीबी से कनेक्ट करेगा और इस एलएलएम्स को डेटा देगा। कंडीशनल एज हमने बात कर चुकी। प्लस लूप, जो हमारा एजेंट का फीडबैक लूप मान लो बना दिया, रिव्यू लूप बना दिया, जैसे हमने कोड रिव्यू वाला पढ़ा था, राइट। देन इंटरप्ट, पॉज करना, अगर कोई मतलब लूप इनफाइनाइट लूप पे चला गया, किस तरह से हम उसे पॉज करेंगे। लाइक जैसे मान लो 429 केस आ जाए कि मतलब एक्सीडेड लिमिट बाय ओपन एआई की, है ना, या क्लाउड की, तो हमें उसको इंटरप्ट एज लगा के रोकना पड़ेगा, ब्लॉक लगा के रोकना पड़ेगा, राइट। रियल वर्ल्ड एग्जांपल में देखोगे तो स्टार्ट होता है, पुराना रिसर्च प्लान करता है कि मुझे एक टॉपिक पर रिसर्च करना है, देन वेब को सर्च करता है, रीड करता है, एक्सट्रैक्ट करता है वो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे जाके। जैसे आप देखोगे कर्सर पे, क्लाउड कोड पे, मैनस पे, जेमिनाई पे, इस सब जगह जाके रिसर्च करते हैं दूसरे यूआरएल पे जाके, क्योंकि उनके पास अगर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है जो अभी रिसेंटली पब्लिश हुई, क्योंकि एलएलएम मान लो 1 महीने पहले बिल्ड हुआ था ऑल ओवर इंटरनेट के डेटा पे, बट आज तो उसके पास डेटा नहीं होगा ना जो आज पब्लिश हुआ, करेक्ट। जैसे मान लो कि फेबल 5 बैन हुआ फॉर एग्जाम्पल, जैसे 9 जून को शायद लॉन्च हुआ था, 13-14 जून को मान लो बैन हो गया, तो इसका इन्फॉर्मेशन ओपस क्लास को नहीं होगा। ओपस को जब ऐसा पूछा जाएगा तो वो ओपस इंटरनेट से जाके पूछेगा। दैट इज व्हाट सर्च वेब टूल डज एंड दैट इज हाउ द प्लानिंग वर्क्स इन ग्राफ वेज, है ना। अब वो समराइज करेगा, देन साइट वैलिडेट करेगा, देन इन्फॉर्मेशन देके डेटा ऐड कर देगा। दिस इज हाउ मतलब ग्राफ्स, प्लानिंग ग्राफ्स वर्क। द की आइडिया इज रिप्लेस प्रॉम्प्ट आंसर, जो हम अभी करते हैं कि भाई हमारे पास एजेंट है या एजेंट है, इसके पास हमने सिस्टम प्रॉम्प्ट दे दिया, इसके पास हमने यूजर प्रॉम्प्ट दे दिया, इस पे इनपुट दिया, आउटपुट दे दिया, करेक्ट। ये हमारा अभी का बेसिक लेवल है। अब हम क्या करें, नहीं भाई इसको आप ग्राफ से चेंज करो। ग्राफ मतलब एक वर्कफ्लो से बनाओ, वर्कफ्लो में आप कंडीशनल लॉजिक यूज करो, आप एजेस यूज करो, कैसे आगे बढ़ेंगे, आप स्टॉपर यूज करो, ठीक है, चेक पॉइंट्स यूज करो, आप उसमें कंडीशनल लॉजिक यूज करो, आप उसमें स्टेट यूज करो। स्टेट यूज करना तो रियली इंपॉर्टेंट होता है ना। डायनामो में स्टेट रख लो, मोंगोडीबी में स्टेट रख दो, उस नॉलेज बेस ने या फिर टूल्स ने या फिर एजेंट ने क्या रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है। तो वाई ग्राफ, क्यों ग्राफ यूज करना होता है भाई, एक्सप्लिसिट कंट्रोल ओवर फ्लो हो जाता है कि आपको पूरा अच्छे से आइडिया होता है कि कब कैसे चलेंगे। अब मान लो इसी चीज में कंडीशनल हो गया है, लूप हो गया है, स्टेट मेंटेन हो रहा है, ठीक है, और आपका यहाँ पे एक रोकने वाला भी है, चेक पॉइंट। तो इन सबको अगर हम प्रॉपरली एक साथ रखेंगे तो देन हम अच्छे से उसको कंट्रोल कर पाएंगे सारी चीज को, और हम सबका आप ट्रेसेस मेंटेन कर पाओगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है।
लॉग में, इस जैसे मान लो स्मिथ में कर लो, या फिर एजेंट बेडरॉक कोर की ऑब्जर्वेबिलिटी में कर लो, या फिर आप क्लाउड वॉच के साथ कर लो। दिस इज रियली रियली क्रिटिकल फॉर दिस ग्राफ एंड वर्कफ्लो। हैंडल्स कॉम्प्लेक्स लॉजिक एंड ब्रांचिंग, सपोर्ट्स लूप्स एंड रिट्राइज एंड फॉलबैक्स। ये ग्राफ का पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर है। इजी टू ऐड मेमोरी, टूल्स एंड ह्यूमंस। क्योंकि जब आप ग्राफ बना देते हो ना, तो आपके सारे बिल्डिंग्स ब्लॉक्स एक जगह सेट हो जाते हैं। अब इमेजिन करके देखो, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। हमारे पास नोड जेएस पहले से है, राइट? अब उसमें एक्सप्रेस की क्या जरूरत है? हम तो नोड जेएस में भी सर्वर बना के एक 3000 पे पोर्ट पे रन करके, इसके साथ जो इसका बेसिक आईओ ऑपरेशन है, उसके साथ भी तो हम कर सकते थे। उसके साथ भी तो हम एपीआई लिख सकते थे, पोस्ट कॉल, गेट कॉल, पोस्ट कॉल, सब कुछ तो उसके साथ भी लिख सकते थे। बट एक्सप्रेस की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि ये चीजों को और भी मॉड्यूलर वे सिंपल कर देता है। ऐप डॉट गेट कर देता है, फॉर एग्जाम्पल गेट एपीआई कॉल के लिए, है ना। ऐप डॉट पोस्ट कर देता है पोस्ट एपीआई कॉल के लिए। अब इसके अंदर आप सब कुछ डिफाइन कर देते हो, और ये असिंक्रोनस लेवल चलते हैं, इवेंट लूप से चलता है। सिमिलर वे यही जरूरत है ग्राफ का इस एआई एजेंट आर्किटेक्चर में। और जब एआई एजेंट की बात करते हैं तो हमारे पास सब कुछ अब वर्कफ्लो ही है, एक ब्रेन को छोड़ के। ब्रेन हमारा एलएलएम है, ये हमेशा ध्यान रखो, ब्रेन हमेशा एलएलएम है। अब इसके साथ सब लोग कनेक्टेड ही हैं, और कुछ हो नहीं रहा है। ध्यान दो, आप जितना तरह से बेहतर जो आगे बाहर के वर्कफ्लो से उनको इतना बेहतर बना लो कि ये ब्रेन कैपेबल और हो जाए, और आपको उस कोर तक पहुंचा दे, उस आंसर लेने के पहुंचा दे। ठीक है, स्केलेबल फॉर रनिंग टास्क। अब इसकी कैपेबिलिटीज क्या है लैंग्राफ, अगर इन टर्म्स ऑफ लैंग्राफ देखा जाए तो देयर इज स्टेट ग्राफ। इसके बारे में हम वीडियो 2 और 3 में बात कर चुके हैं। डिफाइन योर ग्राफ, कंडीशनल एजेस है जो राउटिंग करती है, चेक पॉइंटर से जो पॉज और रिज्यूम करता है, जो मैं बार बार बोल रहा था कि कब हमारा लूप चल गया। मान लो एक हमने लूप बना दिया कि भाई फीडबैक लेते रहना, और जब तक आंसर नहीं आया चलते रहना, ये चलते रह गए। 429 भी आ गए, एरर हो गया, किसी को पता नहीं चला क्या हो रहा है। वहां पे चेक पॉइंटर की जरूरत पड़ती है। ह्यूमन इन लूप, मान लो कि कोई एक क्रिटिकल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, एचआर ट्रांजेक्शन है, कुछ भी ऐसी चीजें फाइनेंशियल है जहां पे ह्यूमन की जरूरत है, वहां पे ह्यूमन लगाओ। ठीक है, सब ग्राफ, जो एक ग्राफ मैंने बना दिया, राइट राइट, इसके अंदर और भी कोई अगर ग्राफ ऐड हो रहा हो, मान लो मैं इसके अंदर एक सब ग्राफ ऐड करना चाहता हूं जो एक सेट ऑफ डिफरेंट काम करे, ये सब ग्राफ कहलाएगा, है ना। जो मेन एजेंट का ही काम करेगा, लेकिन उसका एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक और उसकी कैपेबिलिटी उसका काम हुआ है करने के लिए। स्ट्रीमिंग, टोकन, इवेंट स्ट्रीम और ड्यूरेबल एजुकेशन। ठीक है, हाउ इट मैप्स टू इंटरप्राइज से देखो, प्लानर एलएलएम होता है, बेडरॉक, क्लाउड, नोवा। यहाँ पे आप बेडरॉक कोर के बारे में देख सकते हो, एक मेरा जो पूरा वीडियो उसको देख लो, बेडरॉक कोर, कि कैसे एग्जैक्टली रन टाइम कैसे काम करता है, कैसे उसको प्लान करते हैं, कैसे एलएलएम सिट करता है एज एन जज। ग्राफ ऑर्केस्ट्रेशन लैंग्राफ से होता है। ठीक है, देखो लैंग्राफ और लैंगचेन बार बार मैं इसलिए बताता हूँ कि आपको याद हो जाए। ग्राफ लैंग्राफ है और आपका लैंगचेन है, राइट। आप देखो लैंगचेन इज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, उन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को मिलाकर लैंग्राफ बनता है, और लैंग्राफ ये डिफरेंटर के ग्राफ को ऑर्केस्ट्रेट करने में हेल्प करता है। और जो ग्राफ ऑर्केस्ट्रेट होते हैं तो हमारे डिफरेंट एजेंट्स बनाने का काम आते हैं। अगेन एलएलएम्स, लिस्ट ऑफ टूल्स, लिस्ट ऑफ नॉलेज बेसेस, लिस्ट ऑफ मेमोरी, है ना, प्रॉम्प्ट्स, स्किल्स, टूल्स और एपीआई है। देखो एमसीपी का जरूरत पड़ता है, लैम्डा एपीआई गेटवे, एक्सप्रेस एपीआई, डायनामोडीबी का कनेक्शन, एपीआई गेटवे कनेक्शन, मेमोरी यूनिट, एजेंट कोर मेमोरी आता है जो डीबी में स्टोर होता है, अवेलेबिलिटी लैंग्वेज और लैंग्वेज, क्लाउड वॉच। ठीक है, देख रहे हो, इस तरह से आप ना हर एक आपको चीजें जाना पड़ेगा। देखो अब मेमोरी ही आ गया। अब मेमोरी हमने बहुत बातें की है। मेमोरी में देखो, मेमोरी गिव्स एजेंट सुपर पावर्स लाइक कंटिन्यूटी देता है, पर्सनलाइजेशन देता है, लर्निंग देता है। अगर आप चैटजीपीटी से कम्युनिकेट करते हो, कर्सर से कम्युनिकेट करते हो, क्लाउड से कम्युनिकेट करते हो, अगर इनके पास आपकी प्रीवियस कन्वर्सेशन की मेमोरी नहीं हो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इनसे आगे कम्युनिकेट करना और फर्दर बात करना। इसके लिए मान लो हमारे पास एजेंट कोर है, एजेंट कोर बेडरॉक है, उनके पास आपकी मेमोरी होती है। वो मेमोरी में सारे डेटा शो कर देते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है। ठीक है, आप इनको क्या कहते हैं, सिमेंटिक मेमोरी करके भी सेव कर देते हैं, ऐसे ईमेलिंग में, ओपन सोर्स में। ठीक है, तो वर्किंग मेमोरी क्या होती है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी एक्टिव ना, करंट कॉन्वर्सेशन जो स्टोर होता है, रिसेंट मैसेजेस, टूल रिजल्ट्स, टूल के जो रिस्पॉन्सेज आते हैं, स्क्रैच पैड और इंटरमीडिएट रीजनिंग, लिव्स इन द कॉन्टेक्स्ट विंडो। ठीक है, एग्जांपल लास्ट 10 to 20 मैसेजेस टूल आउटपुट। अगर जो हमारे एजेंट में कॉन्वर्सेशन हो रहा है तो जो रिसेंट मैसेजेस है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा। लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या जाएगा भाई, अब ये इससे हम ये डिफाइन कर पाते हैं ना कि हमें शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या रखना है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या रखना है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में देखो, ये बोल रहा है साफ साफ ना कि यूजर के प्रोफाइल और प्रेफरेंसेस की इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखो। ये कह रहा है ना
पास्ट इंटरेक्शन, जैसे मान लो 1 महीने पहले का क्या बात हुआ था, 2 महीने पहले क्या बात हुआ था, 3 महीने पहले क्या बात हुआ था, इन सब आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखो। इनको शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी की जरूरत बार बार आपको पड़ेगी जब भी यूजर कन्वर्सेशन करेगा, नोट्स और बुकमार्क्स करने में, लर्न फैक्ट्स अबाउट यूजर्स स्टोर्ड आउटसाइड कॉन्टेक्स्ट विंडो, है ना। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यूजर लाइक्स बजट होटल्स, वर्क्स एट गूगल, समथिंग लाइक दैट, राइट। अब सिमेंटिक मेमोरी देख लेते हैं, ये नॉलेज मेमोरी है। इसका कुल हिसाब किताब है रैग का, रैग रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, कुल हिसाब किताब है एम्बेडिंग। भाई हमेशा एम्बेडिंग और रैग पे जब आए एम्बेडिंग सोचा करो। एम्बेडिंग मतलब नंबर सोचा करो, नंबर मतलब ऐसे नंबर्स जो नंबर्स डायमेंशनल में स्टोर होते हैं। अब मान लो दिस है, दिस को एक टोकन में कन्वर्ट करोगे ना तो एक नंबर मिलेगा, मतलब एक डायमेंशनल एरे मिलेगा, राइट। वो डायमेंशनल एरे को कहाँ यहाँ पे रख पाओगे, और दैट निकालो, दिस दैट। अगर ये दोनों सेम हैं तो ये पास में रहेंगे। अगर ये मतलब कोऑर्डिनेट्स, अगर ये एक्स वाई मान लो कोऑर्डिनेट है, अगर ये सेम है तो पास में रहेंगे, अगर ये डिफरेंट है दूसरे से दूर दूर रहेंगे। तो जब हमारा एलएलएम आएगा इसके सिमिलर दिस के खोजने, तो दैट में भी अगर सिमिलर तो मिल जाएगा, नहीं हो तो नहीं मिलेगा दिस के सिमिलर। ठीक है, डोमेन नॉलेज हो, कंपनी डॉक्स हो, ये सब कुछ आप रैग के हिसाब से मैक्रो मीटिंग में स्टोर कर दो एज अ नंबर। डोमेन नॉलेज, कंपनी डॉक्स पॉलिसीज, प्रोडक्ट इन्फो मैनुअल्स, एफएक्यू रिसर्च पेपर्स, ये सब कुछ रैग में आएगा, जैसे कंपनी लीव पॉलिसी, एडब्ल्यूएस प्राइसिंग डॉक्स सेक्टर। अब एपिसोडिक मेमोरी देख लेते हैं, एक्सपीरियंस मेमोरी, व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, कंप्लीट टास्क एंड आउटकम्स, एरर्स, लेसन लर्न, सपोर्ट, रिफ्लेक्शन एंड लर्निंग, ये सब कुछ आपको एपिसोडिक मेमोरी में आता है। ठीक है, इस तरह से ना आप अगर बेसिक लेवल तक आप एजेंट्स कैसे बनते हैं इंटरप्राइज लेवल में समझते हो, तो देन यू विल बी वेरी बेटर पेड ऑफ। हाउ एजेंट्स यूज मेमोरी, ठीक है। तो भाई देखो, गेट करेंट इनपुट पहला काम हुआ, लोड रेलेवेंट मेमोरीज जो पहले कॉन्वर्सेशन हो चुकी है, जो रैग में रखी हुई है, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखी हुई है, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखी हुई है, एपिसोडिक मेमोरी रखी हुई है, कंस्ट्रक्ट कॉन्टेक्स्ट। अब बिना कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के आपका एजेंट बेहतर हो ही नहीं सकता, तो यू नीड टू हैव कंस्ट्रक्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल दोस मेमोरी दैट इट हैज बीन देयर। देन उसके बाद से रीजनल प्लस एक्ट करेगा। अब इसको टूल्स की जरूरत पड़ेगी तो ये यूज करेगा। देन अब फिर अपडेट मेमोरी करता है, देन यूजर को रिस्पॉन्ड करता है। अपडेट मेमोरी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट टाइम मान लो यूजर ए के लिए कन्वर्सेशन था और यूजर को ए का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, करेक्ट। अब यूजर डे 1 में आता है ये, ठीक है। अब यूजर डे 2 में आता है, सेम यूजर आता है, कन्वर्सेशन करता है। अगर हमारा डे 1 का ये वाला मेमोरी अपडेट नहीं हुआ होता तो डे 2 को ये मेमोरी कैसे मिलेगी। इसीलिए कोई भी एक मतलब मान लो एजेंट है, कम्युनिकेट कर रहा है, वो एक नॉलेज बेस से दे रहा है या फिर एक टूल्स से दे रहा है ना, या फिर आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी या लॉन्ग टर्म मेमोरी में रख रहा है, तो उसे हर एक इंटरेक्शन का, हर एक इनपुट का मेमोरी यहाँ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की भी में अपडेट करना पड़ता है। अगर अपडेट नहीं करेगा तो अगले आने वाले डे 2 में उस यूजर को कुछ बारे में पता नहीं चलेगी। सेम मान लो एक यूजर बी आया, उसके साथ कुछ हुआ, उसके साथ कुछ डिफरेंट चीजें होंगी, उसके साथ उसके लिए डिफरेंट टूल्स कॉल होगी, उसके लिए नॉलेज भी डिफरेंट तरह से कॉल होगा, बट जो मेमोरी उस कॉन्वर्सेशन की पूरी होगी वो हमें मेंटेन करना पड़ेगा। नॉट इवन कॉन्वर्सेशन, इवन एक प्रॉपर एजेंटिक रन में भी अगर जरूरत पड़ेगा तो। मेमोरी मैपिंग लैंगस्टन टू एलोस बेडरॉक। अब देखो, लैंगस्टन में जो कंपोनेंट्स है, मेमोरी का जो बेसिक इंटरफेस है वो दिया होता है, कन्वर्सेशन, बफर, मेमोरी, ये मेथड्स हैं जो लैंगस्टन के पास अवेलेबल है। अब लैंगस्टन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जो उनका पूरा फ्रेमवर्क है। कन्वर्सेशन समरी, बफर मेमोरी, समरी मेमोरी, वेक्टर स्टोर रिटेबल मेमोरी और रेडियस चैट मैसेजिंग हिस्ट्री और लैंग ग्राफ का चेक पॉइंटर्स, ये सब कुछ कैसे हम एजेंट कोर में कनेक्ट करते हैं। तो इन सब के लिए हमारे पास एजेंट कोर मेमोरी है जो मैनेज मेमोरी स्टोर करता है। इसके बाद के लिए सेशन मेमोरी है, फिर नॉलेज बेस है, लॉन्ग टर्म यूज मेमोरी है, चेक पॉइंट रिकवरी है। ये सारा कुछ एजेंट कोर मेमोरी बेडरॉक के पास अवेलेबल होता है। नॉलेज बेस की नॉलेज बेस अवेलेबल होता है, राइट। लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, सेशन मेमोरी आप उसमें स्टोर कर सकते हो एजेंट कोर मेमोरी में। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, स्टोर ओनली व्हाट इज वैल्यूएबल, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर ये स्टोर वैल्यूएबल नहीं करोगे तो आपका कॉन्टेक्स्ट रिडंडेंट हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट जो कि इन मेमोरी से ही बनता है, रिडंडेंट हो जाएगा। ऑल्सो जब कॉन्टेक्स्ट रिडंडेंट हो जाएगा तो रिस्पॉन्स भी रिडंडेंट हो जाएंगे, है ना, रिस्पॉन्स रिडंडेंट हो जाएगा, ठीक है। देन देयर इज रिट्रीव रिलेवेंट नॉट एवरीथिंग, रिस्पेक्ट प्राइवेसी, यूजर कंटेंट्स, टीटीएल। ये जो टीटीएल है, जो टाइम टू लिव, ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। एक्सप्रेशन और ओल्ड डेटा, सेपरेट यूजर डेटा बाय टेनेंट, मॉनिटर साइज एंड कॉस्ट। ये रही हमारी मेमोरी के बाद। अब हम बात करते हैं रीजनिंग इंजन ऑफ एआई एजेंट।
गुड एजेंट डोंट जस्ट रिस्पॉन्ड टू रीजन। हमने बात कर चुके ना रिएक्ट, हमने 4-5 विभिन्न तरह के रीजन बात की, तो देखो वही चीज यहाँ पे मैं बार बार दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ। रिएक्ट है रीजन प्लस एक्ट, थिंक देन एक्ट देन ऑब्जर्व, ग्रेट। और जैसे वेदर वाला बात हुआ था हमारा, ये हमें टूल कॉल करना पड़ेगा। चेन ऑफ थॉट्स, ब्रेक प्रॉब्लम इनटू इंट्रोडक्शन, जैसे टू डू लिस्ट बनाती है कर्सर, ठीक है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद ही अपना कोड लिखो, उसे बग फिगर आउट करो क्या बग है ना। एजेंट क्रिटिक इट्स ओन आंसर, हाँ इट रीड्स अंटिल इट्स हाई। एलएम एज जज, एलएम को एज जज बनाओ। डिसीजन और प्लानिंग लूप, ठीक है, जैसे कि आपका जो ट्री ऑफ थॉट्स है, जैसे कि आप कौन से चाल चलना चाहते हो एक चेस खेलते टाइम, दैट इज देयर। ऑब्जर्वेशन लूप, पूरा लूप में देखो क्या क्या हर एक जगह पे क्या आउटपुट आ रहा है उसको ऑब्जर्व करो, ट्रेसेस एंड उससे और एजेंट से। तो दिस इज द रीजनिंग लूप दैट इज इन एक्शन, इज थिंक देन एक्ट देन ऑब्जर्व एंड देन रिफ्लेक्ट। थिंक एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट। आप ऐसे इसे याद आराम से याद करो, थिंक TAOR, TAOR करके याद कर सकते हो आप। थिंक एक्ट ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, थिंक एक्ट ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो रिपीट until goal is achieved or confidence is high and then return to the user. So the key idea about reasoning engine of the AI agent is reasoning will do a loop of think, act, observe plus reflection is equal to better decision. Correct? यही है पूरे AI एजेंट का खेल, बेटर AI एजेंट का खेल। थिंक करना है, एक्ट करना है, ऑब्जर्व करना है। अब इस थिंक करने के लिए हमें एजेंट की जरूरत पड़ेगी, एक्ट करने के लिए टूल की जरूरत पड़ेगी, ऑब्जर्व करने के लिए फिर एजेंट की जरूरत पड़ेगी, रिफ्लेक्शन करने के लिए फिर एजेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें क्रिटिक और लर्न करना है, हमें मतलब उसी फीडबैक लेना है। तो अगर आप बिजनेस लॉजिक को इस तरह से बांट देते हो, किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को इस तरह से बांट देते हो कि थिंक एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्शन करना है, देन उस जगह पे आप एजेंट प्लेस करते जाते हो, देन आपके पास एक कंप्लीट एजेंट का वर्कफ्लो तैयार हो जाता है एंटरप्राइज केस में। व्हेन टू यूज स्विचेस, सिनेरियो है द बेस्ट फिट। टूल यूज करना है, यूसेस करना है तो रिएक्ट यूज करो। मैथ लॉजिक ऑपरेटर हमने ऊपर बात कर लिया हुआ है, तो दैट्स ऑल अबाउट इट। हाउ एंटरप्राइज इज व्हाट टू डू नेक्स्ट। अब देखो एवरी टर्न the agents evaluates the current state and choose the best next action। ये सबसे बहुत जरूरी पार्ट है कि every turn agent evaluates and the current state। अब हमें इसके पहले तो हम मेमोरी में बात कर चुके हैं कि स्टेट रहना चाहिए। अगर हमारे पास एजेंट 1 2 3 4 एजेंट है, ये सबको स्टेट मेंटेन करना चाहिए। और मान लो डायनामोडीबी डेटा हम रख रहे हैं, ये डायनामोडीबी डेटा इसके पास रहना चाहिए, तो इससे पता चलेगा कि हम किस स्टेट में और क्या कर रहे हैं। तो ना इट इज अ कंटिन्यूअस लूप ऑफ ऑब्जर्व, डिसाइड, एक्ट एंड लर्न, राइट। तो डिसीजन लूप में कहते हैं एवरी स्टेप में देयर इज करंट स्टेट है, स्टेट में हमने पढ़ा था गोल, मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, टोटल रिजल्ट्स, पॉलिसी, टूल रिजल्ट, पॉलिसीज एंड कंस्ट्रेंट होते हैं। अगर गोल कंप्लीट हो गया है तो यस रिटर्न फाइनल आंसर डायरेक्टली, अगर कंप्लीट हो गया है तो फाइनल आंसर करो, अगर नहीं है तो फिर अपना वो काम करो। नीड इन्फॉर्मेशन यस, नीड टूल यस, नीड MCP API यस, नीड मेमोरी यस, नीड ह्यूमन यस, ह्यूमन अप्रूवल यस। अब सब जो हो जाता है, थिंक एक लर्न हो जाता है, ऑब्जर्व हो जाता है, देन वापस आप यूजर को फाइनल रिटर्न कर दो। दिस इज व्हाट हैपेंस इन द लूप। अगर आपको एग्जांपल के लिखना है, अंडरस्टैंड द गोल, क्योंकि हम मुझे बुक माई वेकेशन करना है, तो फाइंड मिसिंग इन्फो, सर्च फ्लाइट, फाइंड होटल्स एक्सेट्रा, ये सब करके मैं बार बार एक ही चीज दोहराना चाह रहा हूँ कि आपको समझ आए, आप उस चीज को एकदम अंदर आपके घुस जाए, है ना। व्हाट डज द एजेंट लुक एट इनपुट्स, ना गोल का लिखता है, मेमोरी देखता है, ऑब्जर्वेशन देखता है, टूल्स अवेलेबल है कि नहीं, पॉलिसीज मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है ना। व्हाट डज एजेंट प्रोड्यूस, आउटपुट क्या क्या है, एक्शन है ना, स्टेट अपडेट है ना, लर्निंग्स एंड लॉग एंड ट्रेसेस, ऑल ऑफ देम, करेक्ट। देन हम आते हैं एक नई चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये अभी रिसेंटली इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था, आई थिंक ये 9 जुलाई को या 6 जुलाई को पब्लिश किया था। इसमें कह रहे हैं कि इनसाइड क्लॉड्स ब्रेन क्या चल रहा है। अब इमेजिन करो कि मैं आपको ये ट्यूटोरियल समझा रहा हूँ, तो आपके दिमाग में कुछ थॉट्स आ रहे हो, जैसे आपको अपने कॉलेज में हो तो कॉलेज के बारे में किसी फील्ड, फुटबॉल फील्ड का थॉट आ रहा है, तो उस फुटबॉल फील्ड की आपके दिमाग में इमेज बन जाती है, राइट। आप यूनिवर्स के बारे में सोच रहे हो, राइट। अब यूनिवर्स के बारे में सोचोगे ना, तो उस यूनिवर्स में मान लो सन, अगर सन मूवी में देखे होगे, या फिर किसी कोई पैसेंजर जैसा मूवी देखे होगे जहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, या इंटरस्टेलर देखे होगे, तो उस जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो भी आपके ब्रेन में घुसा जा रहा होगा। इंटरस्टेलर तो आपको क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज याद आ रही होंगी, राइट। ये जो इमेजेस आपके बन रहे हैं ना अंदर, ये कॉन्शियसनेस इमेज आपका बना रहा है, और बहुत फास्ट तरीके से बना रहा है, और कहीं ना कहीं वो हमारे सोच और समझ को बदलता है और हेल्प करता है टू आंसर क्वेश्चन, करेक्ट। तो ये क्या बोल रहे हैं कि क्लॉड को के अंदर इन्होंने कुछ ऐसा ही फाउंड किया है क्लॉड के अंदर, कि जब इससे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं इससे पूछूं कि कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दिल्ली सोच रहा है, और भी इसके दिमाग में और डिफरेंट जगह की कंट्रीज की कैपिटल चल रही है। मैं एक बार दिखाई देता हूँ, देखो
आप ये सब ना आर्टिकल जाके पढ़ा करो, दिस विल रियली हेल्प यू, है ना, टू मेक यू स्ट्रॉन्गर। अब मैं एंथ्रोपिक पे जाता हूँ, राइट, यहाँ पे इनके रिसर्च पे जाता हूँ, करेक्ट। अब मैं आपको इमेज दिखाना चाहता था, ये हाँ इंटरप्रेटेबिलिटी है, इंटरप्रेट करने की एबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, देखो ये इन्होंने इससे बोला था कि भाई काउंट करो, है ना, इन्होंने इससे बोला था कि काउंट टू 5 एंड इंट्रोस्पेक्ट डीपली। अब एक काउंट टू 5 का इसका दिमाग के अंदर चल रहा है, 1 2 3 4 इसने आउटपुट भी दे दिया, लेकिन देखो सोच कर रहा है, थॉट्स, ह्यूमन, कॉन्शियसनेस, फिनिश्ड, ओके, काउंटिंग, फैसिनेटिंग, कॉन्शियसनेस, चैट, कंप्लीशन, स्टार्टिंग, काउंटिंग, क्लॉड, ये सब कुछ आउटपुट से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पॉज, हाफ वे, हाई, 5 डन, है ना, मिसिपी, इसने आउटपुट दे दिया, लेकिन जो इसके ब्रेन के अंदर चल रहा है, जो उसके थॉट्स हैं, वो ये लाके यहाँ पे बता रहे हैं। अब देखो, अब आपको ये समझ में आएगा। तो मोस्ट ऑफ द क्लॉड रीजनिंग हैपेंस साइलेंटली एंड इट्स अ न्यूरल वर्कस्पेस दे कॉल्ड जे स्पेस। जे स्पेस ये इसको बुला रहे हैं, इसको जैकोबियन करके स्पेस से बोल रहे हैं कि जे स्पेस में उसके थॉट्स चल रहे हैं, जो क्लॉड है। ये वो थॉट नहीं है जो आप रीजनिंग में देखते हो। जब भी आप ना क्लाउड को क्वेश्चन पूछते हो, कर्सर को पूछते हो, तो एक रीजनिंग का टाइप आता है कि वो मॉडल सोच कैसे रहा है, वो नहीं है। इसके पहले का जो वो इवन क्लाउड को वो नहीं भेजता है, क्लाउड का जो मॉडल है इवन उस खुद को नहीं भेजता है वो। तो जैसे यूजर प्रॉम्प्ट भेजता है, राइट, वो टोकनाइज हो जाते हैं, मतलब उनके नंबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड देन वो ट्रांसफार्मर लेयर जाते हैं। तो आप मेरा जब पहला वीडियो देखोगे तो आपको पूरे ट्रांसफार्मर के बारे में समझ में आ जाएगा। और जब मल्टीपल ट्रांसफार्मर उनके सारे सेंटेंसेस को, जो मैं बुक अ ट्रिप टू पेरिस नेक्स्ट वीक, मान लो यही सेंटेंस है, क्या कह रहा है ये कि बुक अ ट्रिप टू पेरिस नेक्स्ट वीकेंड अंडर एतना, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखो, बुक अ ट्रिप टू पेरिस, ठीक है, फॉर नेक्स्ट वीकेंड, ठीक है, अंडर 800, ठीक है। अभी पेरिस के लिए ही तो ट्रिप जाने की बात हो रही है, तो ये चीज हमने समझ लिया, क्योंकि हाँ हम इस सेंटेंस का मतलब समझ जाते हैं, क्योंकि हमने सोसाइटी ने हमें सिखाया है। सेम एज ट्रांसफार्मर समझ जाता है, हर एक वर्ड्स को एक साथ वो देखता है और सबका अटेंशन देख के लिखाता है, कि बिकॉज अटेंशन इज एवरीथिंग एज पर द गूगल रिसर्च पेपर 2017, और उसी के बेस पे सारे एलएलएम मॉडल्स बने हुए हैं। तो हर एक ट्रांसफार्मर लेयर अपना इंफॉर्मेशन दे देता है, लेकिन जो जैकोबियन इसके स्पेस में होता है, ग्लोबल वर्क स्पेस में, साइलेंट थॉट, कॉन्सेप्ट एंड प्लान्स क्लॉड इज होल्डिंग इन द माइंड। ये प्रेस के बारे में सोच रहा है, नेक्स्ट वीकेंड के बारे में सोच रहा है, बजट लेस देन 800 सोच रहा है, फ्लाइट वेदर सोच रहा है। तो ये जो अभी मैं दिखा रहा था, ये सारे इसके अंदर थॉट चल रहे होंगे, ये सारे थॉट्स जो उसके दिमाग में चल रहे होंगे जैकोबियन स्पेस में, हाँ, जो उसके दिमाग में चल रहे होंगे, जो हमें नहीं, जो इवन ये अपनी कंपनी को नहीं देता, ये उसके मॉडल के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। तो एंड रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग, प्लान, स्टॉप, यूजर टूल्स एक्सेट्रा, ये इस तरह से आप क्लाउड काम करता है। मतलब कोई भी एलएलएम, अब ओपनएआई ने ऐसा रिसर्च नहीं किया है, बट डेफिनेटली दिस इज हाउ दैट मॉडल इज टू बी वर्किंग, बिकॉज उनका दोनों लोगों का मॉडल एक ही पे आधारित है, ट्रांसफार्मर पे, डिकोडर पे, राइट, कि नेक्स्ट टोकन्स बेटर बनाना, एटेंशन इज एवरीथिंग, सारे सेंटेंस को एक बार प्रॉपर्ली रीड करना एंड देन नेक्स्ट आउटपुट देना, right? Key takeaway is this: the J space is the agent's internal workspace where thought becomes action. Observe it, understand it, improve it, and control it. जब आप ये समझते हो ना, तो आपको एलएलएम समझ में आता है कि एलएलएम काम कैसे कर रहा है। तो जब आपको ये समझ में आएगा कि एलएलएम काम कैसे कर रहा है, देन आप उसी हिसाब से आप एजेंट्स को भी डिजाइन कर सकते हो, राइट? ठीक है, अब देखते हैं इधर, व्हाट इज जे स्पेस? तो ए साइलेंट इंटरनल वर्कस्पेस इनसाइड क्लाउड न्यूरल नेटवर्क, बिकॉज ये टोटल न्यूरल नेटवर्क पे ही काम करते हैं, ठीक है। जे स्पेस ए क्लाउड व्हाट कॉन्शियस थॉट्स आर टू ह्यूमन, ठीक है, कॉन्शियस थॉट जो हमारे दिमाग में आते हैं, जो मैं भी एक्सप्लेन कर रहा था। बट डिफरेंस में जे स्पेस इज अ, मैं ये देखो, ये जरूरी नहीं है पढ़ना, बट मोस्ट प्रॉब्ली आप समझ तो रहे हो कि करते कैसे हैं ये मॉडल काम अंदर, है ना। तो J space is a small set of internal neural patterns, each linked with concept or word. That these patterns light up when Claude is thinking about that concept. It does not mean that model is saying it. ये जरूरी नहीं कि वो बोल रहा है, वो मतलब जो हम सोच रहे हैं दिमाग में जरूरी नहीं सबको बोलते हैं।
ठीक है। इट अलाउज क्लॉड टू होल्ड यूज एंड मैनिपुलेट कॉन्सेप्ट इंटरनली एंड देन वो आंसर देता है। व्हाट जे स्पेस इज नॉट द फाइनल आउटपुट, फाइनल आउटपुट नहीं है, क्योंकि वो उसके कॉन्सिस्टेंस है, वो सोच समझ रहा है, वो प्लान कर रहा है अपनी चीज़ों को। नॉट अ स्क्रैच पेड और चेन ऑफ थॉट। एक मैं वीडियो बनाऊंगा इसमें स्क्रैच पेड और चेन ऑफ थॉट पे में अच्छे से बात करेंगे, शायद इसके आगे ही स्लाइड में बात कर लेंगे। नॉट लॉन्ग मेमोरी, है ना, स्टोर्ड इन डेटाबेस, है ना, ये मेमोरी भी नहीं है, वो विजन है उसका, वो अंदर का उसका कॉन्सियसनेस है जो हम सोचते हैं। नॉट अ टूल और एपीआई, है ना, हाउ इट वर्क्स is like many signals inside the model, some important concepts selected, represented in the JSpace pattern and used for the reasoning and the plan. Correct? अब हमसे कोई हमारा दोस्त फ्रेंड सी बात करता है किसी बारे में, तो हम अपने विजन को देखते हैं, फिर जो हमसे अगर एक्सपीरियंस है उस चीज में, तो हम कहते हैं नहीं ये करना ठीक नहीं रहेगा, तो हमारे विजन में, हमारे कॉन्शियसनेस में वो इमेज छपती है, देन वी टेल देम, ठीक है। थिंक ऑफ इट इज अ लिमिटेड मेंटल व्हाइट बोर्ड वेयर क्लॉड राइट्स हिज इंटरनल थॉट्स बिफोर डिसाइडिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट। इट डजंट सेंड इट टू रीजनिंग, इट डजंट सेंड इट टू द यूजर, ठीक है। अब एक और देख लो एग्जांपल ऑफ व्हाट अपीयर इन जे स्पेस। फैक्ट्स अपीयर होते हैं, जैसे मान लो पेरिस हो गया, अल्बर्ट आइंस्टाइन, द ग्रेट वॉल। प्लान्स अपीयर होते हैं, बुक फ्लाइट कैसे करना है। इंटरमीडिएट स्टेप 2 धन 5 गुणे 13, तो 3 15 17 और 3 5 15 और 2 17 हो। पहले 15 आएगा, फिर 15 धन 2 17। तो ये इंटरनल थॉट है उसका, जो उसको दिखता भी नहीं। हिडन असेसमेंट, दिस लुक्स फेक, पोटेंशियल इज कॉन्ट्रैक्शन एटसेट्रा। इमोशनल इंटेंट, वरीड, क्यूरियस, बी हेल्पफुल, ये सब कुछ उसकी क्लॉड के ब्रेन में चल रहा होता है। की प्रॉपर्टीज ऑफ जे स्पेस, रिपोर्टेबल, क्लॉड कैन टेल यू व्हाट इज इन इट, ठीक है। कंट्रोलेबल, क्लॉड कैन इंटेंशनली थिंक अबाउट थिंग्स, यूज फॉर रीजनिंग। इंटरमीडिएट थॉट अपीयर हियर एंड ब्रॉडकास्ट हब, स्ट्रांगली कनेक्टेड विद नाउ, ठीक है। ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरह से आप हमारा सोचता है। सेम उसी पे ना आपका ग्लोबल वर्कस्पेस थ्योरी है, ये ह्यूमन के लिए, ठीक है। अब यही इंस्पायर करती है क्लॉड को। तो स्मॉल शेयर्ड वर्कस्पेस दैट ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन टू द होल ब्रेन, दैट इज अ ग्लोबल वर्कस्पेस थ्योरी, दैट इज व्हाट दे आर कॉलिंग क्लॉड का जे स्पेस को, ठीक है, राइट, ठीक है। अब चलो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर करते हैं। थैंक यू।